So we'll start with next chapter today, that is electrostatics. We'll start with PYQ of CET, of course. So as usual हम पहले CET के PYQ देखेंगे. पहला question: surface density of charge on a charge conducting sphere of radius r in terms of electric field intensity E at a distance r in free space S, where small r is greater than capital R, epsilon 0 is permittivity of free space. तो पहले तो क्वेश्चन क्या समझ लो. आपको पूछा है व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. ये चार्ज किस पे है? ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. रेडियस कितना है? आर. सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर इन फ्री स्पेस वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. हमारे पास एक चार्ज है स्फीयर के फॉर्म में. उसका आपको दिया हुआ है रेडियस कैपिटल आर. आपको फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी. लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल आर पे. ये स्मॉल आर कहाँ है? ये आउटसाइड है. कैसे समझे? हमको लिखा हुआ है यहाँ पे. तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा आपको सिर्फ डेंसिटी ही है. लेकिन डेंसिटी पूछा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर. तो अगर आपको याद होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लॉ अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हो गॉस लॉ. तो वी विल हैव टू यूज गॉस लॉ हियर. अब जिनको गॉस लॉ नहीं पता है मैं बता देता हूँ, लेकिन यू मस्ट नो दिस. ये पता होना चाहिए क्योंकि 11th में भी होता है, 12th में भी होता है. गॉस लॉ था. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव चार्ज है. आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे. तो हमारे पास जो चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे दे विल बी गोइंग अवे. अवे अवे. तो होगा क्या यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे विल बेसिकली क्रॉस दिस इमेजिनरी सरफेस जिसको आप गॉसियन स्फीयर बोलते हो. गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए रूल नंबर 1, जो भी चार्ज आपके पास है उसको एक इमेजिनरी सरफेस के अंदर एनक्लोज करो. उस इमेजिनरी सरफेस को आप बोलते हो गॉसियन सरफेस. तो ये जो मैंने ब्लू कलर का स्फीयर ड्रॉ किया है जिसका रेडियस आर है वो गॉसियन स्फीयर है. दिस इज गॉसियन स्फीयर. और एक बार आपने इस इमेजिनरी सरफेस में चार्ज को एनक्लोज कर लिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस करके जाएंगे, मतलब फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स जिसको आप इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार भी बोलते हो. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स विच इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, where charge enclosed is the total charge inside this. और आपको पूछा था सरफेस चार्ज डेंसिटी. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर आपको गॉस लॉ पता है तो गॉस लॉ का लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? इंटीग्रेशन ए बार डॉट बी एस बार, दैट इज एडीएस कॉस थीटा. एंड एज यू सी, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो याद दिला देता हूं. हम लोग करते क्या है नॉर्मली, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं डीएस. और आपको पता है एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है बाय ड्राइंग नॉर्मल टू इट. और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया दे आर इन द सेम डायरेक्शन. मतलब ये जो एंगल है ये है 0. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एडीएस कॉस 0, दैट इज 1. कॉस 0 इज 1. फिर आपको ये भी पता होना चाहिए ऐसे स्मॉल एलिमेंट तो पूरे के पूरे गॉसियन स्फीयर पे हर जगह पे होंगे. ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने एक लिया है ना, क्योंकि फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर जगह से पास हो रही है ना, तो फिर मैं ये एलिमेंट एक जगह पे क्यों लूंगा? मैं हर जगह पे लूंगा. आई टेक हियर ऑल्सो, आई टेक हियर ऑल्सो. फिर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है दो चीजों पे. कौन सी दो चीजें? एक डिस्टेंस, एक चार्ज.
मैं पॉइंट यहाँ लूँ या यहाँ लूँ या कहीं पे भी लूँ, इफ आई टेक इट एनीवेयर, कहीं पे भी लूँ मैं, इफ आई टेक इट एनीवेयर, मैं कहीं पे भी अगर इसको लेता हूँ तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है। अब डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे के पूरे स्फीयर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से निकाल लोगे बाहर, तो ये आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ds, कॉस जीरो तो 1 हो गया, ds ऐसे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट को अगर मैं ऐड करते गया, ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, क्या बन गया, सर्कमफरेंस नहीं, स्फीयर। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। अब सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे होती है कि स्मॉल आर की कैपिटल आर, फ्लक्स कहाँ से क्रॉस हो रहा है, बाहर के स्फीयर से, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो 4 पाई r स्क्वायर। ये आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, चार्ज एंक्लोज्ड। अब चार्ज एंक्लोज कैसे फाइंड करते हो, तो क्योंकि आपको पूछा ही सरफेस डेंसिटी है, यू नो व्हाट इज सरफेस डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज एंक्लोज अपॉन एरिया। तो व्हाट इज चार्ज एंक्लोज, सिग्मा इनटू एरिया। व्हाट इज एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। कौन सा r, कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज किस पे है, अंदर वाले स्पीयर पे है, बाहर का तो इमेजिनरी स्पीयर था, तो 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, इंटीग्रेशन ई बार और ds बार, ये आपके पास आ गया e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या था, चार्ज एंक्लोज। व्हाट इज चार्ज एंक्लोज, सिग्मा 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर अपॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हो गया, कैंसल कैंसल। तो व्हाट इज सिग्मा फ्रॉम हियर, एप्सिलॉन 0 e, वेरी गुड, स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, डन। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी, it is related to Gauss law only. A spherical rubber balloon carries a charge uniformly distributed over the surface. As the balloon is blown up and increases in size, the total electric flux coming out of the surface increases, remains constant, मतलब remains unchanged, becomes 0 and decreases. सबसे पहले one thing that you should know is फ्लक्स जो है ना, अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, चार्ज एंक्लोज पे। अब हमारे पास एक रबर बलून था, उस पे टोटल चार्ज है लेट अस से 10 कूलम, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 कूलम। अब इसको मैं ब्लो कर रहा हूँ, मतलब इसका मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं। तो हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू सम अदर सरफेस, गॉसियन सरफेस, सपोज मैंने गॉसियन सरफेस लिया है और मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ व्हाट इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे। चार्ज चेंज हुआ क्या, नहीं, तो फ्लक्स चेंज होगा क्या, नहीं, तो क्या आएगा, रिमेन्स अनचेंज। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, रिमेन्स अनचेंज, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air as a medium is 3 microfarad. With the introduction of dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 microfarad. The permittivity of medium in SI unit is. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम। तो हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसके दो प्लेट्स के बीच में एयर है। तो यू हैव अ कैपेसिटर विथ air in between the two plates. Right, यहाँ तक क्लियर। तो आपको इस केस में कैपेसिटी बताया है। नॉर्मली एक चीज और याद रखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, उसको हम डिनोट करते हैं C0, और इसका फॉर्मूला हमको वैसे लगने नहीं वाला, इट इज A epsilon 0 by D, where D is the distance between the two plates and A is the area of each plate। और इसकी वैल्यू दी है आपको 3 माइक्रोफैरड।
अब आगे आपको बोला है कि व्हेन यू बेसिकली इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो हमने इसी कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यू इंट्रोड्यूस सम medium here, dielectric medium with some dielectric constant. Okay, तो let us say इसका dielectric constant है K, या फिर you should know one more thing. What is the meaning of epsilon zero? Permittivity of free space. फ्री स्पेस क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस फ्री था, मतलब एयर था। लेकिन जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, तो यहाँ जो मीडियम है, इस मीडियम का परमिटिविटी लिखते हो एप्सिलॉन एम। दैट इज ओनली डिफरेंस। तो ये जो कैपेसिटेंस आएगा, इसका नया फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन एम बाई डी। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो था क्योंकि बीच में एयर है विच इज अ फ्री मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो जब भी सब्सटेंस डालोगे तो यहाँ पे जो परमिटिविटी है दैट विल बी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम होगा वो। तो फॉर्मूला विल चेंज टू ए एप्सिलॉन एम बाई डी। इसकी वैल्यू दी है आपको 15 माइक्रोफैरड। और आपको पूछा क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब क्या पूछा है? ई एम एप्सिलॉन एम। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कर दो डिवाइड। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो C अपॉन C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन एम बाई डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। C की वैल्यू आपको पता है, कितनी बोली है? 15 माइक्रोफैरड, और C0 3 माइक्रोफैरड। ए बाई डी कैंसल, तो 1 जा एंड 5 जा। तो व्हाट इज एप्सिलॉन एम? 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन एम इज 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू दी है 8.85 into 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 12, करेक्ट। 8.85 into 5 करने की जरूरत नहीं है, 9 5 45, तो 45 से थोड़ा छोटा आएगा, 43 44 के आसपास आएगा। तो देखो है ना, इधर है, तो 43 44 बोला ना मैंने आपको, तो 43 44 मतलब 44.25 into 10 raised to minus 12, मतलब 0.4425 into 10 raised to minus 10। तो ऑप्शन नंबर बी डन। तो बी लिटिल केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कभी बोलेंगे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, उस केस में ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी, इसको बोलते हो C0 when there is air, and when there is some medium with dielectric constant K, तो ये आ जाता है KC0। तो दैट इज C इक्वल टू KC0। तो उस केस में तो सिर्फ C बाय C0 करना है तुमको K फाइंड करने के लिए, दैट इज 5, 15/3। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा होता तो आंसर आता 5। यहाँ पे आपको पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन एम पूछा है, दैट इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन जोक है। 5 capacitors each of capacity C are connected as shown in figure. If the resultant capacity is 2 microfarad, then the capacity of each condenser is, condenser मतलब कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटी C है, इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले ये 5 सीरीज में है कि पैरेलल में, बताओ। सीरीज में है, वेरी गुड। सीरीज में फॉर्मूला क्या बनता है ये बताओ। हाँ, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C n टाइम्स। मतलब इन शॉर्ट, जब आपके पास सारे कैपेसिटेंस सेम वैल्यू के हो और सीरीज में हो तो C बाय n, वेर n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे 5 है, 5, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा C बाय 5। और ये आपको दिया है, क्या दिया है? 2, तो 2 माइक्रोफैरड। तो C कितना आएगा? खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन लेने का एक रीजन है, आगे समझ में आएगा। Two capacitors of capacities 2 microfarad and 4 microfarad are connected in parallel. पैरेलल में डायरेक्टली एडिशन होता है। पैरेलल कैपेसिटर का फॉर्मूला और सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम आता है, तो 2 और 4 मिलके हो गए 6 पैरेलल में थे। और थर्ड कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन। 2 पैरेलल के साथ एक लगा दिया तुमने सीरीज में। A battery of 12 वोल्ट is connected across this combination. इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है। The charge on 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is। तो जिनको डायरेक्टली इमेजिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई जस्ट टेल यू कि कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है, हमारे पास टोटल है 3 कैपेसिटर्स। हाउ मेनी? 3। ये 3 कैपेसिटर्स, उसमें से 2 और 4 माइक्रोफैरड वाले दे आर इन पैरेलल। तो उसमें से 2 दे आर इन पैरेलल। तो ये यहां पे आ जाएगा एक, ओके। अरे ये तो कॉपी होते जा रहा है, इसको डिलीट करना था। गुड, चलो फाइन। एंड देन इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक है सीरीज में, मतलब इन शॉर्ट समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा सिस्टम है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्ट का? कितने वोल्ट का? 12। अब ये सब मैं डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन ना, इट इज टू इजी इफ यू नो द बेसिक्स, टू इजी। इसमें से ये आपके पास जो भी सिस्टम है, इसमें से जो पैरेलल में 2 है, उसमें से एक था 2 माइक्रोफैरड, एक था 2 माइक्रोफैरड, और एक था 4 माइक्रोफैरड। और मैंने अभी आपसे पूछा तो आपने मुझे बताया कि ये सब मिला के हो गया 6। तो ये बन गया 6 माइक्रोफैरड। और ये तो वैसे भी क्या था, हाँ अभी देखो क्या है ना, कभी भी याद रखना, रेजिस्टेंसेस हो, कैपेसिटर हो, जो बैटरी का वोल्टेज, वोल्टेज मतलब एनर्जी इन शॉर्ट, तो ये जो वोल्टेज है ना, ये दोनों मिलके यूज करने वाले हैं। और क्योंकि ये 6 और ये 6 इक्वल आ गया, इक्वल, इसके लिए ड्रॉप भी इक्वल होगा। ड्रॉप इक्वल होगा मतलब 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जाएगा और 6 वोल्ट इसके अक्रॉस जाएगा। कभी कभी सेम नहीं भी आता है, वो सेम नहीं आता तो वो सॉल्व कैसे करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये 6 और ये 6, तो 12 का आधा यहाँ पे ड्रॉप हो गया और आधा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो 2 माइक्रोफैरड है, इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, बराबर। मतलब हमको ये 6 माइक्रोफैरड से कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर, उसको भूल जाओ। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पैरेलल में 2, 3, 4, 5, 10, 10,000, 20,000 कितने भी कैपेसिटर हो, सबके अक्रॉस वोल्टेज होता है सेम। तो फिर 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। यू नो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? Q बाय, तो व्हाट इज Q? CV। C कितना है? 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना है? तो कितना आ गया? 12 माइक्रो कूलम। तो व्हाट इज चार्ज? ऑप्शन नंबर ए, 12 माइक्रो कूलम। डन, करेक्ट है। So if they ask you what is the charge across 6 microfarad, 36 microcoulomb. If they ask you what is the charge across 4, 4 into 6, 24, 24, correct. What if they ask you what is the total charge? Total charge in this combination. How much? 36। लुक, आपने क्या किया ना, आप ये सब कैलकुलेट करते बैठे। कोई सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसका तुमको देखना ही नहीं था। इसका जो कुछ भी आएगा आएगा, लेकिन ये दोनों मिला के एक बन गया, राइट। ये सीरीज में किसके साथ है? 6। अब इसके जो 6 हो या नहीं हो, आई डोंट केयर, लेकिन सीरीज में चार्ज होता है सेम। जब तुमने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया ना, तुमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 36, तो 36 इज टोटल चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज इज ऑलवेज सेम।
तो कभी भी याद रखना, अगर बोला होगा व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो जितना इस पे चार्ज उतना इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज इज सेम। अगला क्वेश्चन, which of the following combinations of 7 identical capacitors each of 2 माइक्रोफैरड, 7 कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू 2-2 माइक्रोफैरड है, गिव्स रिजल्टेंट ऑफ 10/11 माइक्रोफैरड। तो 10/11 मुझे को रिजल्टेंट चाहिए, तो 7 कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करोगे सो दैट यू गेट रिजल्टेंट एज 10/11। तो केस बाय केस देख लेते हैं। तो विल सी केस बाय केस। केस नंबर 1, केस ए। केस ए में क्या बोला है आपको, 3 इन पैरेलल। अभी मैं बताऊँ 3 इन पैरेलल 6 बराबर 6 माइक्रोफैरड एंड 4 इन सीरीज हाउ मच, कितना 1/2, क्योंकि देखो C/4 हो जाएगा बराबर ना, C/4 होगा ना, 4 सीरीज में थे ना, 2 था हर एक का, तो 1/2, 1/2 इज हाँ। अब आपको समझना ये है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को सर्किट्स को समझना पड़ेगा। आपने बोला 3 पैरेलल में थे, मान लिया 3 पैरेलल में थे, अंडरस्टूड, तो 3 पैरेलल में है। इसका आपने बताया 6 माइक्रोफैरड, ओके डन, कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो। फिर बोला 4 सीरीज में है, चलो ये भी मान लिया 4 सीरीज में है, एग्री, एब्सोल्युटली एग्री, 4 सीरीज में है बराबर। ये जो 4 सीरीज में थे उसका इक्विवेलेंट कितना बताया आपने, 1/2। इसके बाद क्या, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा इसके बाद, तो इसके बाद जो होगा, इसके बाद दोनों का वापस से बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। तो इसके बाद दोनों का बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन वापस से, क्योंकि ये एक आपके पास कॉम्बिनेशन है, वो दूसरा कॉम्बिनेशन है, कनेक्ट कैसे करोगे फिर, ऐसे ही कनेक्ट करोगे। हाँ, तो अब बताओ कि फाइनली इक्विवेलेंट क्या आएगा। ये 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/CS प्लस 1/CP। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/CS, CS था 1/1/2 मतलब 2, 1/1/2 प्लस 1/CP 1/6, तो 2 प्लस 1/6, तो कितना आ गया, 18 और 1 19, नहीं 12, 13 तो रिजल्टेंट तो ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल है। तो 6/13, तो 6/13 तो बोला नहीं है इन्होंने, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। फिर अभी ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे। अब मैं सब डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, 2 इन पैरेलल मतलब 4, कितना 4। उसके बाद हाउ मेनी बचे हुए, 5 इन सीरीज, C/5, 2/5। और अब है ना, ये चीज याद रखना, ये होगा CS/CP अपॉन CS प्लस CP, दिस इज व्हाट यू विल गेट। व्हाट इज CS, 4, 2/5 अपॉन 4 प्लस 2/5, तो कितना होता है ये 8/5, और ये 22/5, 22/5 बराबर है ना, हाँ 8/22, 4/11, तो नहीं आया, नहीं आएगा। उसके बाद सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 4 इन पैरेलल 3 इन सीरीज, 4 इन पैरेलल 8, उसके कितने सीरीज में, कितने सीरीज में 3, तो 2/3, तो वापस से सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, CS/CP अपॉन CS प्लस CP। व्हाट इज CS, 2/3, दिस इज 8 अपॉन 2/3 प्लस 8, मतलब कितना 16/3 अपॉन 26/3, गया 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 गया, यस, तो 8/13, ये भी नहीं आया, तो अभी आखिरी आना ही चाहिए। अगर आखिरी नहीं आता तो हमारा कैलकुलेशन सब गलत है। तो अब आखिरी 5 और 2, 5 मतलब 10। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके लिए सब करके बता रहा हूँ पहले, राइट। और C/2 मतलब 1, 1 आया ना 1, क्योंकि C की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2/2 इज 1, 1, तो C इक्विवेलेंट इज CS/CP अपॉन CS प्लस CP, हो गया 10 अपॉन बराबर, तो आ गया आंसर, यस। इतनी मेहनत करना सही नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। आंसर तो करेक्ट है। आई टेल यू ट्रिक,
देखो ऐसा है ना, तुमको रिजल्टेंट क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। 10/11, 10/11, 10/11। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा नीचे क्या है, CS प्लस CP। 10/11 तो डिनोमिनेटर क्या चाहिए तुमको, 11, बराबर। तो CS और CP का एडिशन क्या चाहिए, 11। तो जब तुम क्वेश्चन देखते हो तभी समझ में आ जाता है कि 3 इन पैरेलल मतलब 6 हो गया, 6 हो गया। 2 4 इन सीरीज 1/2। 6 और आधा कभी भी 11 नहीं होता है, क्योंकि ऐड करने वाले हो डिनोमिनेटर में। क्या करोगे, ऐड करोगे। 6 प्लस हाफ इज 6.5, इट इज नॉट 11, तो नहीं हो सकता। 2 इन पैरेलल 4, 5 इन सीरीज 2/5, 2/5 इज 0.4, और ये कितना था 4, 4 और 0.4 इज 4.4, वो 11 नहीं होता। 4 इन पैरेलल 8, 3 इन सीरीज 2/3 0.66 होता है, और ये 8 है, तो ये भी नहीं होगा। 5 इन पैरेलल 2 इन सीरीज 10 + 1 11, तो सब करने की जरूरत नहीं थी, डन। डिनोमिनेटर 11 चाहिए ना, बस वो ध्यान में रखना, खत्म। तो आपके सिस्टम में ये ट्रिक फिट करो आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रिजल्टेंट फॉर्मूला आपको पता होगा तो काम आसान है। CS प्लस CP डिनोमिनेटर में है, और वो 11 होना चाहिए। वो 11 कब आ रहा है वो चेक करो। ऑप्शन डी के लिए डिनोमिनेटर हो रहा है 11, डन। तो बाकी सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा आपका। अगला क्वेश्चन, इन अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू 1/4, मतलब पहले डी था तो अभी D/4 है। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट 2, मतलब K = 2। If the initial capacity of the capacitor is 4 microfarad, then the new capacity is absolutely simple. C = K A epsilon 0/d, बराबर, सही है। केस 1 C1, एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1, A epsilon 0/d1, D1 इज D, और इसकी वैल्यू आपको दी है, कितने दी है 4 माइक्रोफैराड 1। अब दूसरे केस में C2 = K2 A2, लेकिन प्लेट एरिया चेंज किया क्या, नहीं, अपॉन D2, बराबर D2। K2 है 2, और जो D2 है ना वो है D/2। हाफ करने के लिए बोला ना, तो वो सॉरी 1/4, तो 1/4 बोला है तो D/4, ये जाएगा ऊपर। हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास A epsilon 0/d, बराबर। लेकिन A epsilon 0/d कितना है 4, तो इट इज 8 × 4 32, तो 32 माइक्रोफैराड आंसर आएगा फिर 32, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H2O, सिंपल। जिनको पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, मैं उनको बता रहा हूँ, तो ध्यान दो। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, आइडियली अगर मैं एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, सिंगल एटम, मैं मॉलिक्यूल अभी तक वर्ड यूज नहीं किया, सिंगल एटम। तो यू नो सिंगल एटम हैज अ न्यूक्लियस राइट एट इट्स सेंटर, तो यू हैव अ न्यूक्लियस राइट एट द सेंटर, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू एट दिस स्टेज नो, एंड यू मस्ट नो, पता ही होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पता ही होगा आपको। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट। आइडियली क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इन द ऑर्बिट। तो जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज is right at the center of the atom, and center of mass of all the electrons is also at the center of the atom। center of mass की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब एक एटम के लिए सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। तो यहाँ पे सेंटर सेम है, सेम सेंटर है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, और अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक है तो वो लीनियर ही हो सकता है, क्योंकि दो एटम में कभी भी कोई और शेप बनता ही नहीं है। 2 पॉइंट में स्ट्रेट लाइन ही बैठेगा। यू कैन नॉट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो आपने सीखा होगा, सीखा है ना केमिस्ट्री में,
टेट्राहेड्रल, ये वो XYZ जो भी चीज होगी वो, आई विल नॉट गो इनटू दैट नाउ। लेकिन यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, दो एटम में, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, उसमें उसमें ऐसा ही हो सकता है, लीनियर ही हो सकता है, इट कैन नॉट बी नॉन लीनियर, हो ही नहीं सकता ऐसा, नॉन लीनियर नहीं हो सकता, लीनियर ही होगा। तो अब ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास सिंगल एटम का और दूसरे एटम का, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे दूसरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, तो दोनों वैल्यू सेम है, राइट। तो इस केस में पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू, और नेगेटिव का भी यहाँ पे आता है। तो पूरे मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सेम जगह पे। इसको बोलते हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, ओवरलैप। जैसे H2, जैसे O2, जैसे N2, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है सबका यही सीन है, हर किसका। एक्सेप्शंस है HCl, क्योंकि इसमें H छोटा है, Cl बड़ा है, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का सेंटर मे नॉट कोइंसाइड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा, वो नहीं बोल रहा मैं, मतलब मे नॉट, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज में भी उसका सेंटर ऑफ मास एक जगह पे है, नेगेटिव का में भी एक जगह पे है। तो जब जब सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, इसको आप बोलते हो पोलर मॉलिक्यूल, और इसको आप शो करते हो डम्बल शेप से, राइट। नॉर्मली क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स दे आर नॉन पोलर एंड नॉन लीनियर आर पोलर। इसमें एक ही मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर, दैट इज H2O, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। डन, खत्म। नॉर्मली बोला मैंने, फिर आप बोलोगे HCl, मैंने नॉर्मली इसलिए वर्ड यूज किया, नॉर्मली। नॉर्मली यहाँ पे देखो, ये H2 है, दोनों एटम सेम है, HH, ये O2 है, दोनों सेम है, ये CO2 है। तो O2 और C सब मिला के सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज अगेन एट द सेंटर। गुड, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, a charge conductor produces an electric field of intensity 10⁻³ volt per meter just outside its surface in vacuum। एक चार्ज कंडक्टर है which is producing 10⁻³ volt per meter of electric field just outside the surface in vacuum, then it produces the electric field of intensity E just outside its surface when it is placed in a medium of dielectric constant K। The value of E will be, और बता दो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, शेप नहीं बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप नहीं बोला तो सिलेंड्रिकल ले लो, स्फेरिकल ले लो, क्या फर्क पड़ता है, शेप कुछ भी हो, वी डोंट केयर। पहले जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, राइट, इन वैक्यूम। मैंने अभी अभी आपको बोला, जब भी सराउंडिंग स्पेस वैक्यूम या एयर हो तो डिनोट बाय E0, बराबर। तो अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए आइडियली 1/4πε0 Q/r। फिर इन्होंने ये बोला आपको कि वापस से वही कंडक्टर, मतलब चार्जेस सेम, वही कंडक्टर वापस से जस्ट आउटसाइड। सिर्फ इस बार क्या है ना कि सराउंडिंग खाली नहीं है, इट इज सम, देयर इज सम मीडियम, तो कंडक्टर इज सराउंडेड बाय सम मीडियम, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 4, तो K की वैल्यू है 4। तो हमको बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको आपको अगर याद होगा ना, 11th में हमने सीखा था 1/4πε0K Q/r²। अगर याद होगा, ये K को बाहर निकाल लो, अंदर बचा 1/4πε0Q/r², लेकिन वो क्या है, E0। तो कितनी बार तो किया है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितनी बार तो किया है, तो ये कितना है 1000, ये कितना है 4, 500 कितना है, तो वही तो बताया 250 वोल्ट पर मीटर। डन।
द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड uniformly charged thin plane sheet is where d is the distance of the point from the plane of sheet. ऐसा क्यों? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन था, थर्ड, क्योंकि पहला था स्फीयर का, दूसरा था सिलेंडर का और तीसरा था इनफिनाइट प्लेन शीट. So when you have infinite plane sheet, if you have some charge density, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, राइट. तो अगर इफ यू कैन इमेजिन कि हमारे पास इस पूरे के पूरे प्लेन शीट पे, पूरे के पूरे प्लेन शीट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है. नो, इफ यू कैन इमेजिन इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इस पूरे पे, तो पॉजिटिव चार्ज का कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट, लेट अस से यहाँ पे, वो अभी मैं डेरिवेशन में जाऊंगा नहीं, पर मैं सिर्फ बताया तो करते क्या हो, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कभी भी चार्ज को करना पड़ता है एनक्लोज. तो सिलेंडर लेते हो, पहले आधे साइड पे लेते हो, फिर बोलते हो अरे आधे साइड में लिया तो एक साइड तो क्लोज हो गया, क्योंकि एक साइड क्लोज हो गया, दूसरा साइड ओपन रह गया. फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड ले लेते हैं, राइट. तो व्हाट वी डू इज टेक बोथ द साइड्स. हमको फाइंड करना था एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने बोला कि गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो गॉस लॉ का तो कंडीशन ही ये है कि चार्ज शुड बी एनक्लोज. तो चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए तुम क्या करते हो, दोनों साइड पे, दोनों साइड्स पे एक सिलेंडर इमेजिन कर लेते हो. आधा सिलेंडर उधर है, आधा इधर है, मतलब शीट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. तो जब पूरा सॉल्व करते हो ना, तो फॉर्मूला मिलता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो यहाँ पे कहाँ पे डी है डी, डी है नहीं, है ना डी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डी, राइट. अभी क्योंकि हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएंगे. वो जेई नीट में क्वेश्चन होता है, वो सीईटी में भी आ सकता है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? इन बिटवीन द प्लेट्स, ये पहला प्लेट है, पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट है. एक काम करता हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बेटर. अगर एक प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरा प्लेट नेगेटिव है, सिंपल, क्योंकि कैपेसिटर में होता ऐसे ही है. सी, दिस इज अ मेटल प्लेट, मेटल इज अ कंडक्टर, कंडक्टर हैज मूविंग चार्जेस, और कंडक्टर्स में पोलराइजेशन होना भी इजी होता है. तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, क्योंकि सेपरेशन होता है, सेपरेशन. प्लेट के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हमने लाया, उसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं इंड्यूस करना. नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, लेकिन मेटल तो एटम से बना था, एटम्स के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज गया बाहर. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्राउंडिंग, अर्थिंग. अर्थिंग में क्या करते हो, चार्ज ड्रेन कर लेते हो. तो ये जो बाहर की तरफ चार्ज था, नहीं तो करंट लगेगा, झटका लग जाएगा, तो निकाल दिया. तो अल्टीमेटली यू हैव दिस, वन प्लेट इज पॉजिटिव एंड द अदर प्लेट इज नेगेटिव. तो अब एक काम करता हूँ, ये पहला प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये दूसरा प्लेट है नेगेटिव प्लेट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव. तो फिलहाल टेम्पररीली, टेम्पररीली ये सेकेंड प्लेट को रखो साइड में, बाद में लाते हैं इसको. ये आ गया पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं नाम दूंगा E1. G1 नहीं, E1, मतलब G1, G1 नहीं, E1, दिस इज E1. और ये E1 जो है ना, E1, इसकी वैल्यू तुमने अभी बताई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बराबर. फिर लेकिन प्लेट तो दूसरा भी था, ये है नेगेटिव. नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स. तो टूवर्ड्स आ गया, ये भी आ गया टूवर्ड्स, यहां पे भी आ जाएगा टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द प्लेट. इसको नाम दे देंगे E2. अब टोटल मैं मानता हूं 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3.
अगर यहाँ पे प्लस सिग्मा डेंसिटी था, यहाँ पे माइनस सिग्मा डेंसिटी था, मतलब E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इसका मतलब ये जो रीजन नंबर 1 है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैंसल, यहाँ पे भी हो गया कैंसल, बचा सिर्फ अंदर। तो अंदर जो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया है क्वेश्चन, तो आ जाएगा E1 प्लस E2, राइट। E1 था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 था माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बन गया 0। ऐसा कभी होता नहीं है। बोलोगे क्यों नहीं होता, माइनस था। अच्छा तो डायरेक्शन कहाँ से आया फिर, डायरेक्शन कहाँ से आया, नेगेटिव की वजह से आया ना। तुमने E2 को टूवर्ड्स क्यों दिखाया प्लेट 2, क्योंकि नेगेटिव था। तो तुमने जब डायरेक्शन ले लिया तो वापस माइनस लेने की जरूरत नहीं है वहां पे। हाउ मच इज दिस, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड एरिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। मैं बता रहा हूँ कि ये सब चल क्या रहा है, ए एप्सिलॉन 0। ये आगे आपका क्या, आगे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन 0 और क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो ये एक्स्ट्रा किया है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया है तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, a series combination of n1 capacitors each of capacity C1। चलो बात का बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास n1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, सबका कैपेसिटी C1 है, तो व्हाट इज CS, C1 अपॉन N1। वेरी गुड, सीरीज में होता है तो C1 अपॉन N1। जिनका अभी भी कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा, सिस्टम के तार आपके अगर जुड़ नहीं रहे तो जोड़ लो। 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3, सबके सब सेम है, C है, सबके सब C1 है ना। क्या बोला है, सारे के सारे कितने हैं, C1। कितने हैं, N1 टाइम्स। तो व्हाट इज 1 अपॉन CS, तो व्हाट इज CS, तो वही लिखा है, वही लिखा है। आगे, अब इसके आगे इस चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो ये जो कॉम्बिनेशन था किसका, सीरीज कैपेसिटर्स का, इसको आपने 3 वोल्ट से चार्ज कर लिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन इज 3 वोल्ट। another parallel combination of n2 capacitors each of value C2, this is n2 into C2 is charged to a potential difference of V, so Vp is V। the total energy stored in both the combination is same, तो दोनों में एनर्जी सेम है। एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। द वैल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ C2 इज, व्हाट इज एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CS VS स्क्वायर इक्वल टू हाफ CP VP स्क्वायर। हाफ हाफ गया, गया हाफ हाफ गया। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, C1 इन टर्म्स ऑफ, हाफ हाफ गया तो CS VS स्क्वायर इक्वल टू CP VP स्क्वायर। व्हाट इज CS, C1 by N1। व्हाट इज VS, 3। व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 9। व्हाट इज CP, N2 C2। व्हाट इज VP, V। बराबर है ना। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना वो। और बोलोगे कैसे, ये क्या था, 3 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट, तो मैंने ऐसा 9V स्क्वायर लिखा क्या, नहीं, राइट। तो यहाँ पे जब बोला है V, V, तो फिर V मतलब क्या, 1V, 3V, तो 3V का स्क्वायर 9V स्क्वायर, और V मतलब V, तो क्या हो गया, ये हो गया, हो गया, खत्म, आंसर आ गया। C1 चाहिए ना आपको, बन गया ना C1। व्हाट इज C1, N1 N2 C2 अपॉन, तो N1 N2 C2 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 3 capacitors of equal capacity are connected in parallel and one of the same capacity is connected in series with this combination, the resultant capacity is 3.75 microfarad। the capacitor of each capacitor is, capacity of each capacitor पूछा है। बस सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास टोटल 4 कैपेसिटर थे, 3 को कनेक्ट कर दिया तुमने पैरेलल में, एक को कनेक्ट किया तुमने सीरीज में,
इक्विवेलेंट आ गया 3.75। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर का कैपेसिटी का वैल्यू कितना है। पहले तीन किसमें लगाए, मान लेते हैं वैल्यू सी, तो 3C, तो ये आ जाएगा 3C। मतलब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। इधर है ना आपके पास थे तीन कैपेसिटर, कितने, तीन। इन तीन को किसमें कनेक्ट कर लिया तुमने, पैरेलल में, और एक रह गया, एक वो लगा दिया यहाँ पे सीरीज में, और इस पूरे का हो गया आपके पास इक्विवेलेंट 3.75, बराबर। मैं मान लेता हूँ ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, 3C। तो CP इज 3C। ये जो बच गया ये आगे सीरीज में, तो व्हाट इज फाइनल इक्विवेलेंट, मैंने बताया था दिस इंटू दिस, CP इंटू सी अपॉन CP प्लस सी, ऐसा ही करते हो ना, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट, 3C और इंटू सी, सी स्क्वायर बन जाएगा 3C प्लस सी, कितना 3C स्क्वायर अपॉन 4C, तो कितना 3C/4, 3C/4। तो बन गया आपके पास फॉर्मूला। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C/4। तो C कितना आ गया, 4 इंटू सी इक्विवेलेंट बाई 3, ये कितना दिया हुआ है, 3.75। तो बताओ, हाँ 5 पक्का, 1.33 होता है इंटू 3.75, रफली रफली आता है 5। चलो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं करना है कैलकुलेशन, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ ये भी है, 3 1 1.2, सवा का डबल 2.5, उसका डबल 5, तो ये आ जाएगा 5 माइक्रो फैराड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब C/2 to a battery of EMF E, then one of the capacitor is completely filled, completely ये important word है, क्योंकि कभी कभी स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स completely filled नहीं भी होते, उस केस में फॉर्मूला अलग होता है। पता है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, यस। तो जिनको नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता तो अभी पता कर लो, इसके बाद तो टाइम मिलेगा नहीं, ये आखिरी टाइम है, रिवाइज योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर एयर है बीच में और अब आप इसको कंप्लीटली फिल कर रहे हो, वो तो तुमको पता ही है, के इंटू C0, पता है ना, के ए एप्सिलॉन 0/d। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा स्पेस फिल्ड नहीं भी होता है, यू नो दिस थिकनेस इज T, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। तो इस केस में ना ये आता है ए एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T/K, where T/K is dielectric constant, ये जो मटेरियल है उसका कांस्टेंट है वो। तो ये फॉर्मूला यू आर सपोज टू नो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको याद नहीं आता है कि सही है कि गलत है, नहीं याद आ रहा, चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ तुमको। अगर ये कंप्लीटली स्पेस को फिल कर रहा होता तो क्या फॉर्मूला बनता, के ए एप्सिलॉन 0/d, बराबर ना। तो समझो मेरे को नहीं याद आ रहा एग्जाम में, तो मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा चलो ऐसा करके देखते हैं, ऐसा करके देखेंगे तो D इक्वल टू टी बन जाएगा। अगर D इक्वल टू टी बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, के ऊपर जाएगा, यस करेक्ट। तो के ए एप्सिलॉन 0/t, लेकिन T और D की वैल्यू थी सेम, आ गया, तो फॉर्मूला करेक्ट। तो कभी अगर भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, गड़बड़ सिर्फ होती है प्लस माइनस में, सिर्फ यहाँ गड़बड़ होती है। तो मैंने अगर D इक्वल टू टी डाला होता तो ये कभी कैंसिल ही नहीं होता, होना चाहिए ना वो। इसके लिए एक बार ट्राई करके देख लेना, D इक्वल टू टी, ध्यान में आ जाएगा कि बराबर है, गुड। तो चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा क्वेश्चन मैंने आधा ही रीड किया, कंप्लीट करता हूं। ऐसा बोला है कि हमारे पास थे दो कैपेसिटर्स,
हमारे पास थे दो कैपेसिटर्स, दोनों की वैल्यू थी सेम, कैपेसिटेंस की वैल्यू थी सेम, सी एंड सी। और हमने क्या किया, इसको सीरीज में कनेक्ट किया। तो हमको तो पता है कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसका इक्विवेलेंट होगा C/2, और ये कनेक्टेड है टू सम बैटरी जिसका ईएमएफ है E। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सम सोर्स जिसका ईएमएफ है E, ईएमएफ है E। तो एक काम करना, ये पहले केस में जो भी रिजल्टेंट होगा इसको मैं बोल देता हूँ C1। तो कितना आ गया, C/2। अभी सिर्फ दोनों में से एक कैपेसिटर को फिल कर दिया विथ सम डाइलेक्ट्रिक। मैं क्वेश्चन अभी रीड करता हूँ पूरा वापस से, बट ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E। ये केस 1 यहाँ पे। अब देन वन ऑफ द कैपेसिटर, दोनों में से कोई भी एक, यू वांट टू टेक दिस वन, ओके, दैट वन, ओके, कोई भी एक is completely filled with dielectric material of constant K। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। गुड। तो एक चीज समझ लो, ये बन जाएगा KC। क्या बनेगा ये, KC। आगे बोला है द चेंज इन इफेक्टिव कैपेसिटी, नॉट द न्यू कैपेसिटी, चेंज इन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। तो इस केस में C2 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1/C2 इक्वल टू 1 पहले का कितना कैपेसिटेंस है KC, दूसरा कितना है C। तो ऑफकोर्स C कॉमन निकाल लो, 1/K + 1। ऑफकोर्स what you are supposed to do is 1/C2 इक्वल टू 1/C, 1 + K/K। तो C2 क्या आ जाएगा, KC अपॉन 1 + K। ये है न्यू कैपेसिटी। आपका पूछा है चेंज, तो C2 - C1 बराबर कि C1 - C2, C1 - पक्का। पक्का, यस नो यस। एक काम करो, जहां जहां अटक जाओ ना, नंबर्स यूज करना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी 1 से छोटा नहीं होता है। तो 2 3 4 5 जो तुमको चाहिए वो ले लो, 2 ले लो, 2। अगर मैं 2 लिखता हूं ना तो 2C/3। ये नहीं पता आपको कितना है ये, नहीं 0.66, कितना है ये 0.66। और ये 1/2 पता कितना है, हाँ तो कौन सा बड़ा है, C2। तो फिर C2 - C1, राइट, करेक्ट। तो जहां इफ यू आर स्टक समवेयर यूज नंबर, सिंपल सा बात है, तो नंबर यूज करो। तो डेल्टा C इक्वल टू C2, व्हाट इज C2, KC अपॉन 1 + K - C/2। हो गया, C कॉमन निकाल लो, K अपॉन 1 + K - 1/2। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, 2K - 1 अपॉन 2 इंटू, ऑफकोर्स इंटू करोगे, है ना, बराबर है ना। अभी हाँ बोल रहे हो, आई एम सो शॉक्ड। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, K - 1, और ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, K + 1। तो C/2 K - 1 अपॉन K + 1, C/2 K - 1 अपॉन K + 1, ऑप्शन नंबर A। That's it for today.